गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है साथियों। तो जैसा कि हम पहले पिछले वीडियोज में कहानियों का अध्ययन कर रहे हैं, उनके प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य कहानी चयन का, ये कहानी चयन का आपकी बुक का नाम है साथियों, और कहानी का नाम है नमक का दरोगा। इससे पिछले वीडियोज में हमने उसने कहा था कहानी का पूरे क्वेश्चन और पूरा परिचय दे दिया है साथियों, अध्ययन करवा दिया है आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है नमक का दरोगा कहानी, दूसरे नंबर की कहानी है। तो इसके लेखक के साथियों मुंशी प्रेमचंद, इनका मुख्य नाम धनपत राय था और इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। तो उद्देश्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इस कहानी में साथियों धन और धर्म, मुंशी प्रेमचंद ने, हमारे लेखक ने धन और धर्म दोनों के बीच द्वंद्व दिखलाना चाहा है कि किस प्रकार धर्म जो है धन के आगे हार मान जाता है, किस प्रकार नहीं मानता है। ये दोनों ही द्वंद्वता बहुत ही अच्छे जो लेखक ने बहुत ही अच्छा इसमें प्रस्तुतिकरण किया है कहानी का साथियों, देखेंगे। तो इसका पहला प्रश्न कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें जो पात्रों की संख्या है वो पात्र तो कई हैं, लेकिन उसमें से मुख्य पात्र दो ही हैं जिनके इर्द गिर्द पूरी कहानी का घटनाक्रम घूमता है साथियों। तो दो पात्र हैं, जैसे बंसीधर जो धर्म का प्रतीक है साथियों, और पंडित आलोपी दीन जो धन का प्रतीक है। ये धनवान है और जो बंसीधर है वो धर्म का प्रतीक है। तो आगे देखेंगे इसमें प्रश्न नंबर दूसरे में आपको क्या पूछा जा रहा है, आप देखेंगे आगे। प्रश्न नंबर 2, नमक का दरोगा कहानी की तात्विक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। तात्विक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए। और आवश्यक उदाहरणों से अपने मत की पुष्टि कीजिए। और आवश्यक उदाहरणों से अपने मत की पुष्टि कीजिए। मत की पुष्टि कीजिए। तो साथियों उत्तर नंबर 2 देखेंगे। उत्तर नंबर 2 में जैसे कि आपको तात्विक समीक्षा पूछी गई है साथियों, तो पॉइंट आएगा पहले भूमिका और उसके बाद में तात्विक समीक्षा। भूमिका में हर प्रश्न की अपनी भूमिका होती है साथियों, तो इसके आगे तात्विक समीक्षा। कहानी की तात्विक समीक्षा पूछी गई है आपको, इसके भी पॉइंट होते हैं साथियों, देखेंगे आगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले कथानक आता है, जिसको हम कथा वस्तु भी कह सकते हैं।
संवाद या कथोपकथन। तो साथियों संवाद और कथोपकथन एक ही बात होती है। जिस प्रकार कथानक और कथा वस्तु एक होता है, वैसे ही संवाद और कथोपकथन भी एक ही बात होती है। आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, वातावरण विधान। यहाँ का वातावरण क्या है, कहानी का, वो बताएंगे। फिर चलते हैं साथियों पॉइंट नंबर 5 पे, भाषा शैली। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, उद्देश्य। आगे आएगा पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 में साथियों शीर्षक का औचित्य। शीर्षक का औचित्य। और उसके बाद में आ जाएगा आपका निष्कर्ष। तो साथियों इस प्रश्न में नमक का दरोगा कहानी का नाम है, ठीक है, और तात्विक समीक्षा आपको पूछी गई है। तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे भूमिका की और उसके बाद में करेंगे तात्विक समीक्षा की, जिसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पॉइंट है। उसके बाद में निष्कर्ष है साथियों। तो भूमिका में चलते हैं, भूमिका में देखते हैं लेखक आपको क्या बताना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है भूमिका के आधार पर। तो देखेंगे साथियों, मुंशी प्रेमचंद जो कि कहानियों के श्रेष्ठ कहानीकार हैं, जिनको कहानियाँ, कई सामाजिक कहानियों में इन्होंने कहानियों का इनका जो है ना बहुत ही कहानियों के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना नाम कमाया है। यानी 272 के आसपास इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं, जो सभी कहानियों का उद्देश्य साथियों इनका सामाजिक चित्र रहा है। तो सामाजिक आधार पर इन्होंने जो है ना इनकी अधिकतर कहानियाँ ऐसी हैं जो ग्रामीण समाज का चित्र प्रस्तुत करती हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया था आपको। तो अभी हम चलते हैं भूमिका पर। प्रेमचंद ने भारत के जर्जर समाज की दुर्वस्था का प्रभावशाली चित्रण किया है साथियों। पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए अपनी कहानियों में ऐसे कथानकों का चयन किया है जिनमें तत्कालीन परिवार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक समस्याओं के साथ साथ देहातों में रहने वाले, देहात कहते हैं साथियों, ना गांव होता है ना शहर होता है, आधा गांव आधा शहर जिसको देहात बोलते हैं, देहातों में रहने वाले हीन दीन कृषकों की आर्थिक विषमता का भयावह रूप प्रस्तुत किया है साथियों। तो देहात और नगर में रहने वाले मजदूरों की दयनीय स्थिति को अंकित किया गया है। भारत के मध्यवर्गीय परिवारों की रूढ़िवादिता एवं आडंबर प्रियता का निरूपण करते हुए उनके द्वारा उत्पन्न उनकी संतप्त एवं संत्रस्त स्थिति का चित्रण किया गया है साथियों। तो उच्च वर्ग के जमींदारों एवं उद्योगपतियों के विलासपूर्ण जीवन की
झांकियाँ प्रस्तुत करते हुए उनके ऐश्वर्य एवं वैभव की झलक दिखलाई गई है। बच्चों, राजकीय अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अमानुषिक एवं बर्बर अत्याचारों का उल्लेख भी किया गया है। तो जाति, धर्म एवं रूढ़ियों में बंदी मानवता का, बंदी नहीं मतलब बंधी हुई मानवता का यथार्थ रूप दिखलाया गया है। यहाँ शब्द की मिस्टेक है साथियों, बंदी नहीं आता है, बंधी हुई। जैसे कि वो रूढ़ियाँ कौन कौन सी हैं देखेंगे आप, जैसे दहेज प्रथा, स्वार्थ एवं धन लोलुपता में ग्रसित समाज की विषम अवस्था का चित्रण किया गया है। अनमेल विवाह, वृद्ध विवाह एवं बहुविवाह संबंधी कुरीतियों से उत्पन्न विधवा समस्या का उद्घाटन किया गया है। साथियों, तो नमक का दरोगा की कहानी की तात्विक समीक्षा पर चलते हैं। तो तात्विक समीक्षा साथियों यहाँ निम्न शीर्षकों द्वारा समझाई गई है। सबसे पहले कथानक की बात करते हैं। तो कथानक में देखेंगे कहानी का कथानक क्या समझा रहा है, आपको क्या बता रहा है, देखेंगे साथियों। कथानक पर चर्चा करते हैं। तो इसमें जो कथानक की बात आती है साथियों, जो बहुत ही आगे देखेंगे इसमें कथानक में प्रेमचंद की आरंभिक कहानियों में से सुप्रसिद्ध कहानी नमक का दरोगा है। साथियों, इसके कथानक में पहले कहानी की भूमिका के रूप में नमक के नए विभाग का विवरण दिया गया है। जैसा कि इसका नाम है ना, नमक का दरोगा, तो ये नमक के नए विभाग का विवरण दिया गया है। और मुंशी बंसीधर को नमक के दरोगा की नौकरी के लिए वहाँ जाते हुए, नमक का दरोगा किसे कहा गया है, नमक का मतलब नमक का विभाग और दरोगा का मतलब मुंशी बंसीधर। तो मुंशी बंसीधर को नमक के दरोगा की नौकरी के लिए वहाँ जाते हुए तथा उसके पिता को उपदेश देते हुए दिखलाया गया है। साथियों, उसके पिता हैं बूढ़े मुंशी। तो इसके उपरांत इस कहानी में मुख्य घटना प्रस्तुत की जाती है और मुंशी बंसीधर नमक का दरोगा होकर रात में नदी पार करने वाली पंडित आलोपी दीन की गाड़ियों को पकड़ लेता है, क्योंकि आलोपी दीन ही वो व्यापारी है साथियों जो धन का प्रतीक है और यही नमक का व्यापार करता है, जो चोरी छुपे नमक की गाड़ियाँ इसके यहाँ आती रहती हैं। तो उनको जो बंसीधर दरोगा है, मुंशी बंसीधर, वो पकड़ लेता है और आलोपी दीन 40,000 रुपये तक रिश्वत देकर उन गाड़ियों को छुड़ाना चाहता है, पर बंसीधर उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ता है और आलोपी दीन जैसे लक्ष्मी के बल पर सबको अपना बना लेने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार करा देता है। कौन? बंसीधर, क्योंकि वो ईमानदार है, कर्तव्यपरायण है साथियों, अपने कर्तव्य के प्रति अडिग रहता है, उसे पता है कि हमारा क्या कर्तव्य है और ईमानदारी के कारण वो बिल्कुल भी झुकता नहीं है, उसे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का लालच नहीं है साथियों। तो उसी की बात हो रही है। तो आलोपी दीन जैसे लक्ष्मी बल पर सबको अपना बना देने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लेता है। वो आलोपी दीन पर मुकदमा कायम हो जाता है साथियों। इसके बाद कथानक में व्याख्या भाग आता है और वस्तु स्थिति की एक लंबी सी व्याख्या की जाती है। फिर घात प्रतिघात दिखाए जाते हैं। पंडित आलोपी दीन के विरुद्ध कचहरी में दिए गए समस्त प्रमाण झूठे और निर्मूल सिद्ध हो जाते हैं साथियों और बंसीधर को दरोगा पद से मुअत्तिल कर दिया जाता है, यानी दरोगा पद से हटा दिया जाता है।
तो साथियों आपने देखा होगा कि कचहरी में जाके पंडित आलोपीदीन धन के बल पर वहाँ से बाइज्जत बरी हो जाता है और जो ईमानदार बंसीधर जो दरोगा है उसको नौकरी से हटा दिया जाता है, जो आजकल के समाज में आसानी से हम देख सकते हैं और हमें खूब देखने को मिलता है। तो साथियों उसी की बात हो रही है कि समाज में क्या क्या घटित होता है, पहले भी होता था और आज भी इस जमाने में भी हो रहा है। तो यहाँ धन की धर्म पर विजय दिखाई गई है साथियों। धन यहाँ पर जीत जाता है और धर्म हार जाता है, क्योंकि साथियों हम सब जानते हैं धन धर्म को चाहे कितना ही दबा ले, लेकिन धर्म की ही विजय होती है लास्ट में साथियों। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ है, अंत तक देखेंगे समझ में आ जाएगा। यहाँ धन प्रभावशाली जरूर है, लेकिन धर्म के आगे धन की कोई वैल्यू नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए वो अपना प्रभाव जरूर दिखाता है और बाद में विजय किसकी होती है? धर्म की। तो यहाँ वही चर्चा चल रही है साथियों, देखेंगे आगे। तो आलोपीदीन जो है यहाँ जो है धन की धर्म पर विजय दिखाई देती है। इसके पश्चात कथानक चरम बिंदु पर पहुँचता है साथियों, जहाँ पर आलोपीदीन बंसीधर के घर पहुँचते हैं और उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। उन्हें 6,000 रुपये वार्षिक वेतन दिया जाता है और इसके अलावा रोजाना का खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला तथा नौकर चाकर मुफ्त दिए जाते हैं। इस प्रकार अंत में पुनः धर्म अर्थात कर्तव्य निष्ठा एवं ईमानदारी को पुरस्कृत दिखलाकर कहानीकार ने असत पर सत की विजय दिखला दी है साथियों। असत मतलब झूठ और सत मतलब सत्य। तो झूठ पर सत्य की विजय तब दिखाई गई है जब पंडित आलोपीदीन बंसीधर के घर पहुंच जाता है। आलोपीदीन सोचता है कि इससे अच्छा ईमानदार और कर्तव्यपरायण दूसरा कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिल सकता है, जिसको मैं अपनी संपूर्ण जायदाद का वो क्या कहते हैं, संपूर्ण जायदाद का जो क्लर्क जिसको बोलते हैं, जो जायदाद का विवरण लिखा पढ़ी करने का काम करता है, तो उस संपूर्ण जायदाद का उसको वो देते हैं। आलोपीदीन बंसीधर को संपूर्ण जायदाद का मालिक बना देते हैं, यानी प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं। तो प्रबंधक नियुक्त करने के बाद में यहाँ दिखाया गया है साथियों कि पूरी कहानी में जो धर्म जिसको धन ने दबा लिया था, यहाँ पर धर्म की ही विजय दिखाई गई है लास्ट में। तो इस कथानक में जो है ना धर्म की विजय दिखाई गई है और कथानक के अंत तक देखेंगे साथियों इसको। तो उन्हें 6,000 रुपये वेतन पर रख के सारी सुविधाएं दी जाती हैं और असत पर सत्य की विजय दिखला दी गई है और यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है साथियों। और बस यही इस कहानी का संक्षिप्त सा कथानक है। आगे देखेंगे इसका चरित्र चित्रण साथियों। चरित्र चित्रण में चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों पॉइंट नंबर 2, चरित्र चित्रण। इस कहानी में चरित्र चित्रण के आधार पर क्या बताया गया है देखेंगे आप कि पात्रों का चरित्र चित्रण कहानी में क्या रहा है, समझेंगे आप, अध्ययन करेंगे इसका। तो प्रेमचंद की आलोच्य कहानी नमक का दरोगा में वैसे तो कई पात्र हैं साथियों, जैसा मैंने बता दिया है, परंतु सारा कथानक मुख्यतया बंसीधर पर ही केंद्रित रहा है, जो इस कथा का नायक है, मुख्य पात्र है और जो अपने सत्य आचरण, अपूर्व त्याग, कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी आदि सद्गुणों से अपने सभी अफसरों को मुग्ध कर लेता है बच्चों। तो उसका धैर्य ही उसका मित्र है, वो धैर्यवान भी है, बुद्धि ही उसकी पथ प्रदर्शिका है और आत्मावलंबन ही उसका सहायक है साथियों। तो इतनी सारी खूबियाँ जिस व्यक्ति में होंगी तो साथियों उसका सामना हर कोई नहीं कर सकता। इसी कारण वह धन के जादू से मोहित करने वाले
पंडित आलोपी दीन से साफ कह देता है कि हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। देखा साथियों, कितनी बड़ी बात कह दी है बंसीधर ने आलोपी दीन को, जो बहुत धनवान था। धन के बल पर किसी भी अफसर को, किसी भी अधिकारी को धन के बल पर वो खरीद लेता था और खुद बेईमान था। तो साथियों, यहाँ जो पंडित ये मुंशी बंसीधर जो है, ये गरीब होते हुए भी बहुत ईमानदार भी है, जबकि इसके घर में यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा इसके घर की जो कंडीशन है बहुत ही खराब है, फिर भी ये किसी भी लोभ में नहीं आता, किसी भी लालच में नहीं आता है और सीधा खरा जवाब देता है। क्या जवाब देता है साथियों? कि हम उन नमक हरामों ऐसे नहीं हैं जो कौड़ियों के भाव में अपने ईमान को बेचते फिरते हैं। इतना ही नहीं साथियों, जो बंसीधर है वो अपना जो 20,000 रुपये रिश्वत देने पर भी वह टस से मस नहीं होता है। 20,000 बहुत बड़ी रकम होती थी साथियों पहले, अब तो कोई नहीं इतना देखता है, लेकिन पहले 20,000 रुपये 20 लाख के बराबर होते थे साथियों। तो 20,000 रुपये की रिश्वत देने पर भी वह टस से मस नहीं होता है और धन के जादूगर को गिरफ्तार कर लेता है। तो धन का जादूगर कौन हुआ साथियों? पंडित आलोपी दीन धन का जादूगर, धन से सबको खरीद लेता था, तो उसको धन का जादूगर संज्ञा दी गई है। किसको? पंडित आलोपी दीन को। तो साथियों, पंडित आलोपी दीन अपने धन के बल पर कचहरी में साफ बरी हो जाता है, बाइज्जत बरी हो जाता है और जो बंसीधर है उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। इस कार्य के लिए उसे घर और बाहर सभी जगह व्यंग्यों के बाढ़ झेलने पड़े हैं साथियों, परंतु वह अपनी कर्तव्य परायणता के लिए सभी दंड सहर्ष स्वीकार कर लेता है। इस तरह पहले तो असत ही सत्य पर विजयी होता है, यानी असत्य जो है वो सत्य पर विजय प्राप्त कर लेता है पहले तो, और बाद में अंत में एक दिन पंडित आलोपी दीन स्वयं बंसीधर के घर आ जाते हैं और उसे कुल तिलक एवं पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाला कर्तव्य परायण कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं उसकी, तथा उसकी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी एवं धर्मनिष्ठ प्रवृत्ति को देखकर अपनी संपूर्ण जायदाद का प्रबंधक नियुक्त कर देते हैं उसको। किसको? बंसीधर को, मुंशी बंसीधर को। इस तरह साथियों, अंत में लेखक ने असत पर सत्य की विजय दिखलाकर, पहले क्या हुआ था? पहले सत्य पर असत की विजय हुई थी और अब असत पर सत्य की, यानी असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई है लेखक ने। तो साथियों, अंत में ये होना ही था, जैसा कि हमने पहले ही बताया था आपको। तो असत पर सत्य की विजय दिखलाकर आदर्शवादी चरित्र की सृष्टि की है साथियों। मानव की भावभूमि को उच्च एवं उदात्त बनाया है और उसमें मानव के सार्वभौम सद्गुण, कर्तव्य निष्ठा के आदर्श की प्रतिष्ठा की है साथियों। तो अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है साथियों आपका संवाद या कथोपकथन। चाहे तो संवाद बोल दो तो चाहे कथोपकथन बोल दो, एक ही बात होती है साथियों। तो चलते हैं संवाद में, देखते हैं क्या हुआ है। प्रेमचंद्र ने संवादों के माध्यम से साथियों न केवल पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन किया है, बल्कि कथा सूत्र को आगे बढ़ाने के कार्य को भी कुशलतापूर्वक संपादित किया है साथियों। यह निर्विवाद सत्य है कि प्रेमचंद मनोविज्ञान के अत्यंत पारखी थे। इसी कारण वे जानते थे कि किस परिस्थिति में कौन सा पात्र
सोच विचार कर सकता है, किस तरह के भाव व्यक्त कर सकता है और किस प्रकार अपने आक्रोश, क्षोभ, प्रेम, हर्ष, उल्लास, शोक, विषाद, खिन्नता और उदासीनता आदि की मुद्रा बनाकर अपनी बात कह सकता है। तो साथियों, संवाद प्रयोग की दृष्टि से यदि नमक का दरोगा कहानी का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट रूप से 3 तथ्य उभर कर सामने आते हैं। कौन कौन से तथ्य हैं साथियों, देखेंगे। पहला यह कि कहानी के अंतर्गत संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त और स्वाभाविक है। यो तो प्रेमचंद्र ने इस कहानी में संवादों को अपेक्षाकृत कम स्थान दिया है। और दूसरा तथ्य है साथियों कि नमक का दरोगा में संवाद चरित्रों के वास्तविक या यथार्थ रूप को तो व्यक्त करते ही हैं, साथ ही साथ पात्र के व्यक्तित्व में आए परिवर्तन को भी उजागर कर देते हैं साथियों। और तीसरा तथ्य जो है वो ये है कि तीसरा तथ्य इस कहानी में संवाद उद्देश्योन्मुख है और उनमें प्रयुक्त भाषा सहज और स्वाभाविक है साथियों। तो देखा जाए तो उदाहरण तौर पे हम देख सकते हैं 2-4 लाइनें, जैसे कि असंभव बात है 30,000 पर, क्या 40,000 पर भी नहीं। बदलू सिंह उस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ये शब्द किसके साथियों? मुंशी बंसीधर के, क्योंकि धन का जादूगर पंडित आलोपी दीन, जिसे धन का प्रतीक बताया गया है, वो 40,000 रुपये भी देने को तैयार हो जाता है। और यहाँ जो बंसीधर है वो क्या बोलता है? अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता, इसको हिरासत में ले लो। इस प्रकार चरित्रोद्घाटन की दृष्टि से साथियों पंडित आलोपी दीन और बंसीधर के बीच हुआ यह वार्तालाप देखिए, जो दोनों के चरित्र की यथार्थता को व्यक्त करता है साथियों। साथ ही साथ पंडित आलोपी दीन के परिवर्तित व्यक्तित्व को भी सामने ले आता है। कैसे देखेंगे आप आगे। मुंशी बंसीधर ने एक कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपी दीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था साथियों। 6,000 मासिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त में दे दिए थे। तो कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। देखा, फिर भी ईमानदार होने के बाद भी बंसीधर कैसे कंपित स्वर में बोल रहा है, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा करूं, और किंतु ऐसे उच्च पद के योग्य मैं नहीं हूँ। लेकिन बाद में क्या होता देखेंगे साथियों। आलोपी दीन हंसकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। देखा, अयोग्य मनुष्य जो झूठ कपट, चोरी चकारी इन चीजों से बहुत दूर है, तो मुझे एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंसीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो तो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर सके। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है आपको। लेकिन आगे आलोपी दीन ने क्या किया साथियों, देखेंगे। कलम दान से कलम निकाली और
उसे बंसीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वत्ता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्यकुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ मैं। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वत्ता की चमक फीकी पड़ जाती है। यह कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। तो साथियों, आपने देखा ईमानदारी की क्या कीमत होती है। आलोपीदीन ने ये अपने शब्दों से साबित कर दिया है कहानी में कि उसे विद्वत्ता और योग्यता से वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति की जरूरत है वहाँ। तो परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। ये किसने कहा है साथियों? पंडित आलोपीदीन ने। किससे कहा है? मुंशी बंसीधर से। क्या कहा है कि मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला, उसको वो बात याद दिला दी जिस दिन पंडित आलोपीदीन को मुंशी बंसीधर ने गिरफ्तार करवा लिया था, उसी दिन की बात याद दिलाई। तो साथियों, और बेमुरब्बत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे, ऐसा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो देखा आपने चरित्रों का उद्घाटन किस प्रकार से पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीधर से प्रभावित होकर के उसे अपने सारी जायदाद का मैनेजर बना देता है। तो आगे चलते हैं साथियों, अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की, वातावरण विधान। वातावरण विधान में देखेंगे साथियों, कहानी के अंदर वातावरण विधान क्या है, देखेंगे इसको। तो साथियों, प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में जिस स्थान का कथानक लिया है उसका जीता जागता सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। जिस कला की घटनाएं ली हैं, जिस काल की घटनाएं ली हैं, उस काल की यथार्थता में कोई संदेह नहीं होता है, और जिस जाति या वर्ग के प्रसंग लिए हैं उनमें किसी प्रकार की शंका के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है साथियों। इस तरह अपनी सभी कहानियों में देश काल, जाति या वर्ग की विशेषताओं से ओतप्रोत करके उन्हें यथार्थ वातावरण से परिपूर्ण बनाने का सतुल्य प्रयास किया है साथियों। उनकी वातावरण निर्माण संबंधी कुछ विशेषताएं हैं साथियों, देखेंगे आगे। तो इसमें भी वातावरण विधान में भी 3-4 पॉइंट दिए हैं साथियों, उन पॉइंटों पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है साथियों, प्रेमचंद की वातावरण संबंधी पहली विशेषता यह है कि उनकी कहानियों में स्थानगत वातावरण का यथार्थ रूप मिलता है। अर्थात प्रेमचंद ने अपनी कहानी में जिस स्थान से संबंधित कथानक लिया है उस कथानक की झलक देखकर कहानी को स्थानगत वातावरण से परिपूर्ण बना दिया है। अब हम बात करते हैं साथियों दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है, प्रेमचंद की कहानियों में वातावरण संबंधी दूसरी विशेषता यह है साथियों कि उसमें कलागत वातावरण की सृष्टि भी बड़े कौशलपूर्वक की गई है। तीसरा है साथियों पॉइंट कि वातावरण विधान संबंधी यह विशेषता मिलती है कि आपने अपनी कहानियों में कथानक से संबंधित जिस जाति या वर्ग का चित्रण किया है उसके सर्वथा अनुकूल वातावरण की सृष्टि भी की है। अर्थात उस जाति या वर्ग से संबंधित पात्रों की दयनीय स्थिति, उनके रहन सहन, रीति रिवाज, आचार व्यवहार, उत्सव त्यौहार आदि का विवरण देकर कहानियों को यथार्थ वातावरण से पृथक बनाने का सफल प्रयास किया है साथियों। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर,
तो साथियों देखेंगे आगे प्रेमचंद की कहानियों में वातावरण निर्माण संबंधी एक विशेषता यह है कि आपने प्रकृति चित्रण के सहारे किसी मार्मिक स्थिति के वातावरण की सृष्टि भी की, बड़े ही सजीव ढंग से की है। नमक का दरोगा कहानी पर ध्यान केंद्रित करें तो स्पष्ट हो जाता है साथियों कि इसमें एक ओर तो जाड़े के दिन और रात का वर्णन प्रकृति की पृष्ठभूमि पर आया हुआ है और इसी वर्णन के दौरान नमक के सिपाहियों, चौकीदारों आदि की स्थिति परिस्थिति आदि का निरूपण भी है। तो उदाहरण के लिए कुछ पंक्तियां देखेंगे साथियों, थोड़ी सी बहुत अच्छी पंक्तियां हैं साथियों। जैसे कि जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था साथियों। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास किया करते थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी थी, तो उस जमुना नदी पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद कर मीठी नींद सो रहे थे। अचानक आँख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे दरोगा जी, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? मन में भाव आ गया, अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। जो जमुना नदी का पुल था वहाँ पहुँच गए दरोगा जी। कौन से? मुंशी बंसीधर। तो साथियों गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ हैं? तो आगे जो है ना साथियों 5वां पॉइंट है, क्या है देखेंगे। प्रेमचंद की कहानियों में वातावरण निर्माण संबंधी एक उल्लेखनीय विशेषता यह भी है साथियों कि आपने वैयक्तिक विवरणों द्वारा भी कहानियों में वातावरण की मार्मिक सृष्टि की है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार प्रेमचंद जी ने कहानी के पॉइंटों में किस कार्यकुशलता से इस कहानी को चित्रित किया है साथियों। तो नमक का दरोगा कहानी के अंतर्गत साथियों थोड़ा बहुत वातावरण अदालत के दृश्य से भी संबंधित है। जब पंडित आलोपी दीन को हथकड़ियों में जकड़कर अदालत ले जाते हैं और तब उन जैसे प्रतिष्ठित किंतु फरेबी इंसान को देखने के लिए अदालत में और बाहर सड़कों पर जो दृश्य उपस्थित होता है साथियों उसका वर्णन भी प्रेमचंद ने बड़े मनोयोग के साथ यथार्थ शैली में किया है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 की बात हो रही थी, वातावरण विधान। तो वातावरण विधान में उन्होंने पूरे वातावरण का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है साथियों। अब हम चलते हैं पॉइंट 5 पर, भाषा शैली। तो भाषा शैली देखेंगे, इसमें कौन सी भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं साथियों, कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया है देखेंगे। भाषा शैली की दृष्टि से यदि नमक का दरोगा कहानी पर विचार किया जाए तो साथियों इसमें प्रयुक्त भाषा और शब्द विधान अधिकांशतः जन सामान्य की भाषा से जुड़ा हुआ है। कहीं कहीं उर्दू और फारसी के शब्दों को भी काम में लिया गया है और अपवाद स्वरूप ही सही संस्कृत के शब्द भी काम में लिए गए हैं। तो तत्सम और अथवा संस्कृत निष्ठ शब्दों में विवेक, आवश्यकता, उपरांत, विरह कथा, आविष्कार, सर्वसम्मानित,
व्रतांत, दुर्दशा, मुखर, स्वाभिमान, दंभ, सदाव्रत और अकारण आदि को लिया जा सकता है। साथियों, कहानी की भाषा की दूसरी विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सूक्तियों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया गया है। इस प्रकार से सूक्ति प्रयोग से कहानी की भाषा में और ज़्यादा गांभीर्य भी आ गया है और वह जीवंत भी हो उठी है। देखेंगे कुछ उदाहरण साथियों, जैसे कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है। जिस समय पंडित बंसीधर दरोगा की पोस्ट पर नौकरी करने लगे थे, उस समय इनके पिता ने, जो यथार्थ से परिचित थे और उसी पर भरोसा करते थे कि समय के अकॉर्डिंग जो चलता है वही जीवन को जी पाता है, ऐसा उनका विचार था। तो साथियों, बूढ़े मुंशी ने क्या कहा था बंसीधर से कि बेटा नौकरी करो, ओहदे का भी ध्यान रखना, लेकिन ओहदे के ध्यान में इतना मत भूल जाना, आपको घर की दशा का तो पता ही है। बेटियां घास फूस की तरह बड़ी हो रही हैं और मैं ऐसा एक पेड़ हूँ कि कभी भी गिर सकता हूँ, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। कभी भी नौकरी के हिसाब से जो वेतन मिलता है उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि वेतन जो है ना पूर्णमासी के चांद की तरह होता है, जो महीने पे ख़त्म हो जाता है। महीना आते ही, महीना जैसे ही एंड होता है और उससे पहले वेतन ख़त्म होता है। तो बेटा ऊपरी आय पर विशेष ध्यान देना, ऊपरी कमाई करना, तभी जाके कहीं तुम्हारा घर चल पाएगा। ऐसी शिक्षा किसने दी थी? पंडित बंसीधर के पिता ने। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनका जो पुत्र है वो कितना ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ है, तो ये उनको पता नहीं था। तो आगे देखेंगे साथियों, इसमें भाषा शैली में दूसरा है ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। देखा, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। ये सभी सूक्तियाँ जो हैं साथियों इस कहानी में ही आई हुई है। और कहानी की तीसरी भाषा शैली विषयक विशेषता यह है कि इसमें प्रेमचंद ने बीच बीच में लाक्षणिकता, चित्रात्मकता और व्यंजकता से भी काम लिया है साथियों। तो अदालत के दृश्य के वर्णन में इन्होंने नदी किनारे बंसीधर और आलोपीदीन के वार्तालाप में जो अंत में भाषा लाक्षणिक सौंदर्य, वक्रतापूर्ण सौंदर्य एवं व्यंजना के सौंदर्य से युक्त होकर सामने आई है, कहानी में आई हुई ये पंक्तियाँ जो भाषा की चित्रात्मकता से युक्त हैं साथियों, और साथ ही साथ शैली की रोचकता भी द्रष्टव्य है। तो देखेंगे आप क्या है इसमें। संध्या का समय था, बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। बूढ़े मुंशी जी कौन थे साथियों? पंडित बंसीधर के पिता। आप सबको पता है ये सिंपल कहानी है बहुत और अच्छी भी है। तो इसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर रुका। हरे और गुलाबी पर्दे, पचाहिए बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगें पीतल से जड़ी हुई, कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े, देखा तो पंडित आलोपीदीन है। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो की बातें करने लगे, जो कि आमतौर पर देखा जाए तो कुछ बुजुर्गों की आदत होती है लल्लो चप्पो की बातें करने की। वो दूसरे को ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपकी कितनी परवाह करते हैं, कितनी फिक्र करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है साथियों। वो बनावटीपन होता है, बनावटी बातें होती हैं। तो देखेंगे क्या लल्लो बुच्चों की बातें की हैं। बूढ़े मुंशी जी ने क्या कहा? हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। किसको कहा? पंडित आलोपीदीन को। और आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिक लगी हुई है, क्योंकि
बंसीधर को दरोगा पद से हटा दिया गया था, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे थे। और आलोपी दीन वैसे भी धनवान था, तो वो द्वार पर आया तो वो अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझने लगे बूढ़े मुंशी जी। उसी बात को यहाँ कहा गया है, किंतु क्या करें लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान ना दे। ऐसे कह के वो बूढ़े मुंशी जी आलाप करने लगे किसके सामने? पंडित आलोपी दीन के सामने। उन्हें पता नहीं था कि पंडित आलोपी दीन आखिर उनके बेटे के स्वभाव से, उसके गुणों से वशीभूत होकर ही वहाँ तक पहुँचा है, ये मालूम नहीं था। तो वो अपने बेटे को धुतकारने लगे, उल्टा सीधा कहने लगे, ताकि पंडित आलोपी दीन को अच्छा लगे। लेकिन ऐसा नहीं था साथियों कहानी में। तो अब हम बात करेंगे आपसे उद्देश्य की। तो साथियों अभी हमने चर्चा की थी आपसे भाषा शैली की, अब हम चलते हैं उद्देश्य पर। छठवां पॉइंट है आपका उद्देश्य, देखेंगे। तो साथियों नमक का दरोगा कहानी का उद्देश्य अत्यंत स्पष्ट है और इसके पात्र और उनसे जुड़ी घटनाएं धन और धर्म के द्वंद्व को उभार कर सामने ले आती हैं। पंडित आलोपी दीन धन को ही सब कुछ समझते हैं और उसी के बल पर न केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बना रखी है, बल्कि बड़े बड़े पदाधिकारियों अधिकारियों तक को अपने वशीभूत कर रखा है। इसके विपरीत मुंशी बंसीधर भले ही गरीब हैं, किंतु उनके पास ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता और बुद्धि का पर्याप्त धन है। वे स्वाभिमानी, ईमानदार और सत्य के पक्षधर हैं साथियों। अपनी इसी कर्तव्यपरायणता और ईमानदारी के बल पर वे पंडित आलोपी दीन जैसे धन के अहंकार में जीने वाले प्राणी को गिरफ्तार कर लेते हैं। यह बात अलग है कि धन के बल पर पंडित जी की जीत अदालत में हो जाती है। यह जीत धन के बल पर होती है और धर्म पराजित हो जाता है। यहाँ तक कहानी का उद्देश्य यथार्थ से परिपुष्ट और प्रेरित दिखाई देता है साथियों, किंतु अंत में धन को सब कुछ समझने वाले पंडित आलोपी दीन आत्मान्वेषण करते हैं और बंसीधर के घर जाकर उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करते हैं, उसके व्यवहार की प्रशंसा भी करते हैं और उसे अपने यहाँ जमींदारी के मैनेजर के पद पर नियुक्त करते समय अत्यंत विनम्र, दयालु और वात्सल्यपूर्ण दिखाई देते हैं साथियों। देखा आपने, हमेशा धर्म की ही जीत होती है, सत्य की ही जीत होती है। चाहे कितनी ही देर हो जाए, चाहे कितना ही उसको दबाया जाए साथियों, लेकिन धर्म और सत्य कभी दबता नहीं है। थोड़ी देर के लिए भ्रमित जरूर हो जाते हैं, बाकी का हमेशा सत्य की ही जीत होती है साथियों। तो कहानी का ऐसा अंत यह व्यक्त करता है कि प्रत्यक्षतः तो यहाँ भी धन ने धर्म को अपने बस में किया है, किंतु इसकी व्यंजना यह नहीं है साथियों। व्यंजना यह निकलती है कि पंडित आलोपी दीन का विकृत व्यक्तित्व उत्कर्ष प्राप्त करता है और वे बंसीधर की ईमानदारी और निष्ठा के प्रति नतमस्तक हो जाते हैं। उनका नतमस्तक होना और बंसीधर को प्रार्थना भरे स्वर में प्रदत्त किए जाने वाले पद के लिए राजी कर लेना उनका परिवर्तित स्वभाव है साथियों, जो सत्य अर्थात धर्म की विजय को घोषित करता है। अब आप समझ गए होंगे कि कहानी में धर्म की विजय किस प्रकार हुई, यानी जो एक व्यक्ति झूठा, मक्कार और फरेबी और रिश्वतखोरी से जिसका जीवन चल रहा था, उस व्यक्ति को धर्म ने रास्ता दिखा दिया और रास्ता देखते ही आलोपी दीन विनम्र और दयालु और बिल्कुल ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, नतमस्तक होकर वात्सल्यपूर्ण दिखाई देते हैं। तो साथियों कहने का अभिप्राय यह है कि कहानी का उद्देश्य यथार्थ के भीतर से आदर्श की ओर गया हुआ है।
इस जाने में यथार्थ भी पूरी तरह उभरा है और अंततः आदर्श ने बाजी मार ली है। इसलिए यह कहना उचित है साथियों कि इस कहानी में आदर्श आरोपित नहीं है, वह सहज रूप से लेकर आया है। तो ये हुआ हमारा साथियों उद्देश्य की बात। अब हम चलते हैं शीर्षक का औचित्य बताते हैं। क्या है शीर्षक का औचित्य? तो साथियों कहानी का शीर्षक उसका ध्वज होता है। सामान्यतः शीर्षक रखने के कई आधार हो सकते हैं साथियों। प्रेमचंद की कहानियों के शीर्षक 8 प्रकार के हैं। कौन कौन से प्रकार हैं साथियों? वस्तु निर्देशात्मक, चरित्र निर्देशात्मक, कार्य व्यापार शोधक, मनोभावाव्यंजक, व्यंजनात्मक, प्रकृति बोधक, धर्म स्थान बोधक और रूढ़ि बोधक। ये 8 प्रकार के इनके शीर्षक सामान्यतः पाए गए हैं। तो साथियों जहाँ तक नमक का दरोगा कहानी के शीर्षक का प्रश्न है वह चरित्र निर्देशात्मक है। क्या है इसका शीर्षक? चरित्र निर्देशात्मक। नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक का जो प्रश्न है वो ये है कि वह चरित्र निर्देशात्मक है। यह एक ऐसा शीर्षक है साथियों जो एक विशिष्ट चरित्र का बोध करा रहा है। इसमें विशिष्ट चरित्र 2 ही हैं, एक तो पंडित आलोपी दीन का और दूसरे मुंशी बंसीधर का। इन दोनों में भी साथियों बंसीधर का चरित्र अधिक प्रमुख है, वही नमक का दरोगा है। इसलिए इस कहानी का यह शीर्षक सर्वथा औचित्यपूर्ण, सटीक और कहानी के वर्ण्य विषय के अनुकूल है साथियों। तो ये हुआ आपका शीर्षक का औचित्य। अब आप समझ गए होंगे कि मुंशी प्रेमचंद के कहानी के शीर्षक के औचित्य 8 प्रकार के बताए गए हैं। तो इनमें नमक का दरोगा कहानी का जो शीर्षक है वो किस औचित्य से है? अभी जैसे मैंने आपको बताया था उसका औचित्य कहानी जो नमक का दरोगा कहानी का औचित्य है वो साथियों चरित्र निर्देशात्मक है। और आगे हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो निष्कर्ष तौर पर देख सकते हैं साथियों कहानी में कि इसका निष्कर्ष क्या है, देखेंगे आगे। नमक का दरोगा कहानी के तत्वों के निकष पर खरी उतरी है। उसका कथानक संगठित है साथियों, चरित्र आदर्श और यथार्थ से जुड़े हुए हैं। साथ ही चरित्र प्रतीकात्मक भी हैं। संवादों में संक्षिप्तता, व्यवहारिकता और चरित्रोद्घाटन की क्षमता है। वातावरण निर्माण अथवा प्रस्तुति कहानी के वर्ण्य विषय के अनुकूल है। भाषा शैली सहज और व्यवहारिक है और इसका शीर्षक और उद्देश्य अपने आप में पूर्णतः स्पष्ट है साथियों। निश्चय ही यह कहानी प्रेमचंद की एक बहुचर्चित, प्रायः उद्धृत की जाने वाली और प्रभावी कहानी है साथियों। तो जैसा कि हम सब ने देखा है नमक का दरोगा कहानी बहुत ही श्रेष्ठ कहानी है साथियों, जिसमें धर्म और धन की द्वंद्वता का विवरण किया गया है। तो हमारे लेखक ने साथियों बहुत ही सजीवता से इस कहानी का निष्कर्ष प्रस्तुत किया है साथियों। यहीं पे इस क्वेश्चन या इस प्रश्न की समाप्ति होती है बच्चों। आगे देखेंगे।